Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बीएससी क्लास फर्स्ट ईयर के अंतर्गत डेवलपमेंट बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी, जो इसका तीसरा पेपर है। इसके हमने कल आपके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की बात की थी। इन दिस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, एम्ब्रियोलॉजी, what is the embryo, and the difference between the embryology and development biology. When we are reading this, then we are consolidate all the introduction about the embryology. Now we are talking about the history of embryology. जो भ्रूणिकी का इतिहास है वो एक कोई संक्षिप्त पहलू नहीं है। समय समय पर या अलग अलग काल पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार इसमें भिन्न भिन्न बातें रखी। जो संसाधन जिस समय उपलब्ध थे उनकी तार्किक योग्यता के आधार पर या उनका विश्लेषण के आधार पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय पर अलग अलग बात कही। इस संपूर्ण इतिहास को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है प्राचीन काल और दूसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल और आधुनिक काल के मध्य का जो अंतर है उसको हम सूक्ष्मदर्शी के आधार पर बांट सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से पहले यदि कोई बात हुई थी तो वो किस तरीके से हुई थी, और सूक्ष्मदर्शी के बाद में वैज्ञानिकों ने अपनी बातें रखी वो किस ढंग से प्रस्तुत की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिशियंट एरा। तो इसमें जो पुरातन विचार है लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व मिस्रवासियों ने भ्रूण के निर्माण एवं वृद्धि के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने ओवरऑल कंसोलिडेट करके ये कहा कि जो भ्रूण बनता है वो या तो अंडों से बनेगा या सजीवों से बनेगा या बीज से बनेगा। कहने का मतलब उन्होंने उस समय जैसे शुक्राणु अंडाणु का जो कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था, उन्होंने केवल इतना ही कहा कि जो भी है वो अंडों से बन रहा है या सजीवों से बन रहा है या बीजों से बन रहा है। हालांकि उस समय उन्होंने गर्भपात एवं गर्भ निरोधों के उपाय का भी उल्लेख किया है। यदि भारतीय ग्रंथ की बात करें तो सुश्रुत संहिता ने माता के गर्भ में मानव शिशु के परिवर्तन का वर्णन भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड है ग्रीक थॉट्स, यूनानी विचार। जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने से जैसे एम्पिडोकल्स, हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, एरोफाइल्स, एम गैलेंस, कई वैज्ञानिक थे। इनमें अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी डी जनरेशन एनिमलियम। उन्होंने भ्रूणीय विकास के अध्ययन के बारे में बताया। इसके फलस्वरूप अरस्तु को भ्रूणीय विज्ञान का संस्थापक भी माना जाता है, द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। इनके अनुसार मादा प्राणी द्वारा भ्रूण के निर्माण के लिए पदार्थ उपलब्ध करवाया जाता है तथा नर प्राणी द्वारा प्रदत्त शुक्र भ्रूणीय विकास का प्रारंभ एवं निर्देशन करता है। इस एरा को डार्क एरा भी कहते हैं। डार्क एरा के बाद में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, फिर आया सीधा सीधा आपका मॉडर्न कंसेप्ट या मॉडर्न जो आपका एरा है आधुनिक काल। इसके अंदर सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 17वीं शताब्दी में हो गया था, जिसमें सबसे पहली इनको अपन एक हायरार्की के हिसाब से सेट करते हैं। तो सबसे पहले आता थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, पूर्व रचना सिद्धांत। हॉलैंड के वैज्ञानिक थे स्वेमरडम ने, उन्होंने ये धारणा प्रस्तुत की कि जनन कोशिका चाहे वो शुक्राणु हो चाहे अंडाणु हो, इनमें पूर्व भ्रूण अथवा वयस्क का लघु रूप उपस्थित होता है। जो भ्रूण होता है उसमें वयस्क का एक छोटा रूप हमेशा विद्यमान रहता है। मेलपिगी, हेलर, बोनट, स्प्लेंजी इत्यादि वैज्ञानिकों ने बताया कि यह लघु रूप जो होता है वो अंडाणु के अंदर होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जैसे ल्यूवनाक और सॉकर इत्यादि ने इस लघु रूप को शुक्राणु के अंदर बताया तुलनात्मक अंडाणु के बजाय। उन्होंने कहा कि अंडाणु के अंदर नहीं होता, ये शुक्राणु के अंदर होता है, और उन्होंने इस लघु रूप को एक नाम भी दिया होमनक्यूलस। इस मत के मानने वाले वैज्ञानिकों को स्पर्मसिस्ट कहा जाने लगा क्योंकि ये शुक्राणुओं पर जोर दे रहा है। नेक्स्ट है अनुजनन सिद्धांत। वुल्फ नामक वैज्ञानिक ने अनुजनन सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जो भ्रूण का परिवर्तन है वो अंडे में नए अंगों के उत्तरोत्तर उत्पादन से होता है, अर्थात अंग पूर्व रचित नहीं होते हैं। इससे पहले जो आपने वाद पढ़ा वो था पूर्व रचनावाद, जिसमें ये कहा गया था कि अंडे के अंदर पूर्व रचना होती है, वयस्क का लघु रूप रहता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंडे में यदि अंगों का उत्पादन होगा तो ही भ्रूण का भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है जनन स्तर अवधारणा, जर्म लेयर कंसेप्ट। इसमें 18वीं शताब्दी के उत्तर काल में मेंढक के जाइगोट के क्लीवेज के पहली बार स्प्लेंजिनी ने अध्ययन किया।
उन्होंने पाया कि मुर्गी के भ्रूण में बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतःजनन स्तर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एवं मीजोडर्म नामक 3 जर्म लेयर बनती है और इन्हीं जर्म लेयर के कारण ऊतकों एवं अंगों का विकास होता है। जो अब तक कोई तो कह रहा था पूर्व रचनावाद, कोई कह रहा था अनुजननवाद, अब एक नया जर्म लेयर का कंसेप्ट चला जिसमें कहा कि प्राथमिक 3 जनन स्तरों के परिवर्तन की क्रिया को कोवेलस्की नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया कि जायगोट पहले ब्लास्टुला में परिवर्तित होता है, फिर इन्वेजिनेशन के फलस्वरूप ये गैस्टुला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आया बेयर का नियम। बेयर वैज्ञानिक ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बड़े समूह के सामान्य लक्षण भ्रूण में अपेक्षाकृत पहले प्रकट होते हैं तुलनात्मक विशिष्ट लक्षणों के हिसाब से। अब देखिए ये सामान्य लक्षण तो कौन से हैं, विशिष्ट लक्षण कौन से हैं, मैं आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। जैसे अपन कोर्डेटा की बात करते हैं तो कोर्डेटा के जैसे 3 मूलभूत लक्षण होते हैं, नोटोकोड, नर्वकोड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये तीनों इसके सामान्य लक्षण हैं। इनकी उपस्थिति के आधार पर ये जीव को कोडेट और नॉन कोडेट का कंसेप्ट देते हैं। अब इसके बाद में जैसे कोई रेप्टिलिया बन रहा है, कोई मैमेलिया बन रहा है, कोई एविस बन रहा है, तो ये विशिष्ट लक्षण बाद में डेवलप होंगे। पहले उसमें नोटोकोड, नर्वकोड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स आएंगी। उसके बाद में उसमें जैसे बाल, स्तनियों के, पक्षियों की बात करें तो पंख, रेप्टाइल्स की बात करें तो स्केल्स, ये बाद में आएंगे। बेयर को आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक भी माना जाता है। ये आप याद रखना, ये 1 नंबर का जो 1 वर्ड का क्वेश्चन है उसके अंदर इस क्वेश्चन को पुट अप करते हैं कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। यदि केवल भ्रूण वैज्ञानिक का जनक है तो वो तो हो गया आपका अरस्तु, और यदि मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का फादर बोले कि हाँ भाई हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, देन दैट इज वेयर। नेक्स्ट है जातीय आवर्तन नियम अर्थात पुनरावर्तन सिद्धांत। ये मूलर एवं एकल ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार परिवर्तन में पुरातन लक्षण प्रथम तथा अवांछित लक्षण बाद में प्रकट होते हैं, अर्थात परिवर्तन प्रक्रम में विकास प्रक्रम की पुनरावृत्ति होती है। ये इन्होंने एज ए हिस्टोरिकल ग्राउंड कही कि जो विकास के लक्षण है वो पहले प्रकट होंगे पुरातन वाले, और अवांछित लक्षण बाद में प्रकट होंगे। नेक्स्ट है जर्म प्लाज्म थ्योरी या जनन द्रव्य सिद्धांत। अगस्त विजमान नामक वैज्ञानिक ने जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा आनुवंशिकता के सजीवों के भ्रूणीय संबंधों के मध्य संबंध को समझाने की कोशिश की। इसके अनुसार किसी जीव की जनक कोशिका में उस सजीव के वयस्क शरीर के प्रत्येक भाग का एक कण उपस्थित होता है। इस कण को निर्धारक कहते हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि उस समय तक जीन का कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ था, तो इन्होंने जो अपन आज जीन पढ़ रहे हैं उसको डिटर्मिनेट अर्थात निर्धारक की संज्ञा दी थी। इस संदर्भ में निर्धारक से पूर्ण वयस्क शरीर का प्रतिनिधित्व जनन कोशिका में करते हैं, अर्थात जनन कोशिका के जर्म प्लाज्म को निरूपित करते हैं। यही जनन द्रव्य प्रजनन के फलस्वरूप एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचता है तथा आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति करता है। विजमैन के अनुसार निर्धारक स्थित होते हैं जिसे आधुनिक आनुवंशिकी की जीन, किंतु अब हमें ज्ञात है कि जीन किसी दैहिक भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं अपितु उसके विभिन्न लक्षणों को निरूपित करते हैं। अतः कोरक कोशिकाओं तथा कुछ लेवल केवल कुछ निश्चित निर्धारक ही पहुँचते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कोरक कोशिकाओं में उपस्थित निर्धारकों के अनुसार ही एक निश्चित दिशा में विविधित होती है तथा सभी कोरक कोशिकाएं सम्मिलित रूप से एक जटिल सजीव की भ्रूणीय विकास के अंतर्गत विकास करती है। विजमैन के अनुसार किसी भी सजीव की किसी भी पीढ़ी में केवल जनन कोशिकाओं के जनन द्रव्य में ही समुचित निर्धारक उपस्थित होते हैं, क्योंकि अगली पीढ़ी में इन निर्धारकों को पहुंचाने में केवल जनन कोशिकाएं ही सक्षम होती है। नेक्स्ट आया मोजेक सिद्धांत। रुक्स ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि परिवर्तन में कोशिकाओं का विभेदन प्रमुख घटना होती है। निषेचन से पूर्व अंड का जीव द्रव्य होमोजीनस होता है एवं अविभेदित होता है। निषेचन से इन पदार्थों की पुनर्व्यवस्था होती है। क्लीवेज में यह पदार्थ इस प्रकार अलग होता रहता है कि ब्लास्टुला में विभिन्न ऊतकों एवं अंगों के निर्माण के लिए भिन्न भिन्न सीमित क्षेत्र हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में अपनी विभिन्न कोशिकाएं क्षेत्रों की दृष्टि से ब्लास्टुला तक मोजेक की तरह ही रहती है। नेक्स्ट है रेगुलेटिव थ्योरी, नियमनकारी सिद्धांत। रुक्स ने यह पाया कि प्रारंभिक भ्रूण की
प्रत्येक कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित होता है तथा यह प्राणी के विशिष्ट सेत अथवा भाग के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व होती है। ड्रिश नामक वैज्ञानिक ने परिकल्पित किया कि प्रारंभिक भ्रूण की प्रत्येक कोशिकाओं में पूर्ण भ्रूण के निर्माण की सामर्थ्य होती है। इन कोशिकाओं का भविष्य उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे परिवर्तन को नियमनकारी परिवर्तन कहा गया। नेक्स्ट, प्रवणता सिद्धांत। बोवेरी चाइल्ड ने यह सिद्धांत दिया। इनके अनुसार अंडाणु के सक्रिय ध्रुव एनिमल पोल एवं वेजिटल पोल के बीच उपापचयी अक्षीय प्रवणता मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट होती है जो संरचना विकास को नियंत्रित करती है। हॉर्स्टेडियस रेनस्ट्रॉम अंडाणु में संरचना विकास के नियंत्रण के लिए दो प्रवणताओं की उपस्थिति प्रस्तावित की। एक सक्रिय प्रवणता जो कि सक्रिय ध्रुव से अल्प सक्रिय ध्रुव की ओर चलती है तथा दूसरी अल्पक्रिय प्रवणता जो अल्पक्रिय ध्रुव से सक्रिय ध्रुव की ओर चलती है। प्रवणता सिद्धांत के आधार पर विदलन गैस्ट्रल भवन संरचना भवन से संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान हो गया है। न लास्ट है संगठन सिद्धांत। ये स्पीमैन ने प्रस्तुत किया। एम्फीबियंस के भ्रूणों पर उन्होंने काफी प्रयोग किए। एक भ्रूणीय ऊतक अन्य निकटवर्ती ऊतक को विशेष संरचना निर्माण के लिए प्रेरित करता है। एक ऊतक दूसरे ऊतक को प्रेरित करता है। प्रेरित करने वाले ऊतक को इंडक्टर तथा संगठक कहते हैं, ऑर्गेनाइजर, तथा इसके संरचनात्मक विकासीय प्रभाव को प्रेरण इंडक्शन कहा जाता है। स्पीमैन के अनुसार प्रेरण भ्रूणीय परिवर्तन के लिए एक मूलभूत क्रियाविधि होती है। इस खोज के लिए स्पीमैन को 1935 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मेरे आज के वीडियो के अंतर्गत आपने भ्रूणिकी के इतिहास के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।